तो जब भी हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उसको बनाने के लिए, तो 3 इंफॉर्मेशन उसको चाहिए। पहला डेट ऑफ बर्थ, दूसरा टाइम ऑफ बर्थ और तीसरा है प्लेस ऑफ बर्थ। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि ज्योतिष में या एस्ट्रोलॉजी में इन तीनों चीजों का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले अगर हम प्लेस ऑफ बर्थ की बात करें कि जब भी हम कहते हैं कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो व्हाट डज ही मीन बाय दैट एक्चुअली। हम लोग प्लेस से कोई जगह के नाम में इंटरेस्ट नहीं होता हमारा। अल्टीमेटली वी आर इंटरेस्टेड इन द लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑन द अर्थ, लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन द अर्थ। और अर्थ पर जो प्लेस को कैसे हम लोकेट करते हैं, ये हम सभी जानते हैं, छोटी छोटी क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी है कि 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक लॉन्गिट्यूड और एक लैटिट्यूड। तो इन 2 कोऑर्डिनेट से हम किसी भी प्लेस को अर्थ पर लोकेट कर सकते हैं। तो जब भी हम इसकी बात करेंगे प्लेस ऑफ बर्थ, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द नेम, आई एम बेसिकली इंटरेस्टेड इन द latitude and longitude of that place actually. So just for the sake of refreshing you कि longitude latitude क्या होता है, कि जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ को the line which divides the earth into 2 halves, इसको हम कहते हैं line of equator. This is basically the line of equator. और अगर हम we draw parallel lines to the equator on the surface of earth, all lines which are parallel to the line of equator on the surface of earth, so we can go from here to north pole or we can go from here to south pole. So all these lines which are parallel to the line of equator, they are basically known as the lines of latitude. और अगर हम देखें कि यहाँ से अगर हम ये इक्वेटर हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो 0 से लेकर हम 90 डिग्री नॉर्थ तक जा सकते हैं या 0 से लेकर हम 90 डिग्री साउथ तक जा सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी प्लेस का जो लैटिट्यूड होता है, दैट इज फर्स्टली मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 90 डिग्री एंड सेकेंडली इट विल बी आइदर नॉर्थ और साउथ, इट कांट बी ईस्ट और वेस्ट, इट विल बी आइदर नॉर्थ और साउथ। तो लैटिट्यूड यही हो गया कि ऑल लाइंस व्हिच आर parallel to the line of equator, they are basically known as lines of latitude, and we can go up to 90 degree north pole or we can go up to 90 degree south pole also. So latitude किसी भी जगह का it has to be between 90 degree north and 90 degree south. उसके बाद अगर हम join करें all the lines from north pole to south pole, if we draw all the lines joining this नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो लाइंस होती हैं, दे आर बेसिकली नोन एज लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. ऑल लाइंस विच जॉइन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दे आर बेसिकली नोन एज लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो ये आप देख रहे हैं कि हम ये सब लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं. और लैटिट्यूड के लिए तो हमने इक्वेटर को रेफरेंस पॉइंट मान लिया कि यहाँ से हमने काउंट करना शुरू कर दिया, यहाँ से 0 डिग्री मानकर 90 डिग्री ऊपर गए, 90 डिग्री नीचे गए. बट ये तो स्फेरिकल सरफेस है, तो देयर हैज टू बी सम रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हम 0 डिग्री शुरू करेंगे. तो क्या हुआ कि जब ये यूके, बिकॉज यूके वाज रूलिंग ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड एक्चुअली, तो व्हाट दिस सेड एक्चुअली, द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ग्रीनविच. Greenwich is a place in the UK where they have this British Royal Observatory also. तो उन्होंने कहा कि जो लाइन ग्रीनविच से पास होती है, उस लाइन को हम 0 डिग्री मेरिडियन मान लेंगे. जैसे ये लाइन है, तो इसको हमने 0 डिग्री मेरिडियन मान लिया, और इसको हम 0 डिग्री मेरिडियन भी कहते हैं या प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी हम इसको बोल सकते हैं. तो लाइन विच पासेस थ्रू द ग्रीनविच व्हिच इज अ प्लेस इन द यूके, so that becomes the reference point for counting the lines of longitude. तो अब इस लाइन से हम इधर जा सकते हैं 180 डिग्री तक, या इस लाइन से हम इस साइड में 180 डिग्री तक जा सकते हैं. तो इसीलिए किसी भी प्लेस का जो लॉन्गिट्यूड होगा, पहली चीज तो यह है कि उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, इट कैन बी अप टू 180 डिग्री, एंड सेकेंडली इट विल बी आइदर ईस्ट और वेस्ट. लैटिट्यूड की वैल्यू 90 डिग्री होती है, नॉर्थ या साउथ होता है, और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू जो है 180 डिग्री, एंड इट विल बी आइदर ईस्ट और वेस्ट एक्चुअली. तो ये लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड है. तो इसीलिए जब भी हम
प्लेस की बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी में, वी आर बेसिकली कंसर्न विद द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। उसी को हम प्लेस ऑफ बर्थ कहते हैं। नाम से फर्क नहीं पड़ता, नाम तो जब जैसे हम फीड करते हैं तो वी इमीडिएटली गेट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस एक्चुअली। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द टाइम। पहली चीज जो कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द टाइम कि अर्थ जो है इट रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स। अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 hours. It means it will rotate in 1 hour 15 degree. अगर 24 से हम डिवाइड करें 360 को तो it will be 15 degree. So Earth will rotate or Earth rotates 15 degree in 1 hour. Or if we say कि how much time it takes to rotate 1 degree, so 1 hour we can convert into 60 minutes. So to rotate 1 degree, it will take 4 minutes. It will take 4 minutes. So Earth rotates 1 degree in 4 minutes or 360 degree in 24 hours or 15 degree in 1 hour. So what does it mean? It means that with each degree change in the longitude, with each degree change in the longitude of the place, there will be a difference of time by 4 minutes. जैसे जैसे हम एक डिग्री लॉन्गिट्यूड चेंज करते रहेंगे प्लेस का, वैसे वैसे टाइम में जो डिफरेंस आएगा वो 4 मिनट का होगा, 4 मिनट का। और दूसरा ये है कि अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाते हैं वी आर अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम, और जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाएंगे वी आर बिहाइंड ग्रीनविच मीन टाइम। और जो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री मेरिडियन पर जो टाइम होता है दैट टाइम हैज बीन कंसीडर्ड एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द वर्ल्ड एक्चुअली, जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। और जब हम सपोज वी आर इन इंडिया and somebody says कि the birth has taken place at such and such time actually, so what does that mean? हमने अपनी घड़ी से देखा टाइम और उसको बता दिया कि ये टाइम है। तो वो जो टाइम है हमारा, जो घड़ी का टाइम है या जो हम उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, वो टाइम कहाँ का है? इलाहाबाद। इंडिया का नहीं, इंडिया का तो है, पर इंडिया में किस जगह का है? इलाहाबाद। या इंडिया में उस जगह का है जिसका की लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट्स है, 82.5 डिग्री है। IST is the time of a place whose longitude is 82.5 degree, and that place is near Allahabad. That place is near Allahabad. But I'm not concerned with the IST. I'm not concerned with the GMT. I want the time where the birth has taken place, time of the place where birth has taken place. I'm interested in that. But हमें तो IST बताया, GMT बताया, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है कि जिस जगह पर बर्थ हुआ है उस जगह पर टाइम क्या है, और उस टाइम को हम कहते हैं लोकल मीन टाइम। लोकल मीन टाइम, तो जैसे मैंने कहा कि विद ईच डिग्री चेंज इन द लॉन्गिट्यूड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स। तो ये हमारा जो IST है उसका लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री है। मान लीजिए दिल्ली का लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री 13 मिनट्स है, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 5 डिग्री इन द लॉन्गिट्यूड। तो with each degree change in the longitude time difference is 4 minutes. तो हमें IST तो मालूम हो गया, बट IST से हमें जिस जगह पर बर्थ हुआ है, मान लीजिए दिल्ली में बर्थ हुआ है तो हमें दिल्ली का टाइम चाहिए, तो उसको हम लोकल मीन टाइम कहते हैं। एंड वी विल सी हाउ वी कन्वर्ट दिस IST और GMT इनटू द लोकल मीन टाइम। फॉर्मूला यही है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के चेंज होने से टाइम में 4 मिनट का अंतर आता है। और अगर हम we are going toward the east of Greenwich, we are ahead of the Greenwich mean time, and if we are going behind Greenwich, we are behind Greenwich mean time. जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। और अगर हम अमेरिका जाते हैं, USA जाते हैं, तो हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम के पीछे है। कितना पीछे होगा ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि विद ईच डिग्री चेंज डिफरेंस इज 4 मिनट। सपोज GMT is 00 hours.
So what should be the IST? अगर GMT 00 आवर्स है तो इस फॉर्मूले को यूज करिए कि IST कितना होगा। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड चेंज होने से 4 मिनट का अंतर आता है, तो 82.5 into 4 इतने मिनट का डिफरेंस होगा, that is 330 minutes, or you can say 5 hours and 30 minutes. 5 hours and 30 minutes. And since we are ahead toward the east of Greenwich, so we are ahead by 5 hours and 30 minutes. 5 hours and 30 minutes. Suppose we go to the New York, the longitude is 75 degree west. तो 75 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 5 hours 300 minutes. So 5 hours, it means New York time will be 5 hours behind Greenwich Mean Time, or we can say the time between India and the New York will be 10 hours and 30 minutes. तो इस फॉर्मूले से, इस कंसेप्ट से हम किसी भी प्लेस का टाइम निकाल सकते हैं अगर हमें उस प्लेस का लॉन्गिट्यूड मालूम है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करके हम किसी भी जगह का लॉन्गिट्यूड या टाइम निकाल लेते हैं। और इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी बनाया गया कि जो टाइम है, दिस इज अ फॉर्मूला, लोकल मीन टाइम इज इक्वल टू ग्रीनविच मीन टाइम प्लस माइनस longitude of the place divided by 15. Local mean time is equal to Greenwich Mean Time plus minus longitude of the place divided by 15. So we use plus sign when we are east of Greenwich, and we use negative sign if we are west of Greenwich. If we are west of Greenwich. तो इसमें अगर हम देखें कि हमारा जो IST और GMT में कितना अंतर है, तो LMT मान लीजिए IST हम निकाल रहे हैं और ये 00 आवर्स है, वी आर टुवर्ड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, तो हम प्लस साइन यूज करेंगे। लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस IST का 82.5 है, उसको हमने 15 से डिवाइड किया तो अगेन 5.5 आवर्स आ गया। तो ये हमें पता लग गया कि हमारा जो IST है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है। तो इस फॉर्मूले की मदद से भी हम किसी भी जगह का टाइम अगर हमें निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। जैसे लेट्स से टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए IST है, लेट अस से इट इज 15 hours 15 minutes, लेट अस से, एंड किसका टाइम है, जिसकी लॉन्गिट्यूड जो है कितना है, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री और 30 मिनट्स की कैन से। एंड सपोज यू वांट टू नो व्हाट इज द टाइम ऑफ दिल्ली नाउ, दिल्ली में इस टाइम कितना टाइम होगा। तो दिल्ली का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 77 डिग्री 13 मिनट्स, 77 डिग्री 13 मिनट्स। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस हुआ, 5 डिग्री 17 मिनट। हाँ, 5 डिग्री और 17 मिनट, या हम इसको कह सकते हैं 5.3 अप्रोक्सीमेटली 5.3 डिग्री। और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड चेंज होने से 4 मिनट का अंतर होता है, तो इसलिए 5 डिग्री 5.3 डिग्री लॉन्गिट्यूड चेंज होने से कितना अंतर होगा, इतना 22 मिनट का। हाँ, तो 22 मिनट का। हाँ, it is exactly 21:08. 22 Exactly, it is 21:08. 21 minute 8 second. 21 minute 8 second. अब जैसे IST हमारी घड़ी जो दिखा रही है 15:15 दिखा रही है, तो दिल्ली का टाइम कितना होगा, 3:15। 3:15 से 3:15 तो टाइम है इसमें वैसे, तो दिल्ली का टाइम कितना होगा, दोपहर के 3:15 है। 21 मिनट 8 सेकेंड आगे होगा या पीछे होगा, पीछे होगा, आगे होगा। आगे क्यों होगा, ये 82.5 है ईस्ट, दिल्ली इज 77, तो दिल्ली इज वेस्ट ऑफ दिस, नॉट ईस्ट ऑफ दिस।
तो 21 मिनट 8 माइनस सेकंड, करेंगे। हाँ तो कम हो जाएगा। 21 मिनट 8 सेकंड जो है, इसका मतलब दिल्ली में अभी 3 नहीं बजा है, 2:55 के आसपास है। तो ये जो हम कंसिडर करते हैं कि हमें IST नहीं चाहिए, क्योंकि IST तो किसी और प्लेस का टाइम है। हमें जिस प्लेस पर बर्थ हुआ है या जिस प्लेस के लिए हम और उसको बनाने जा रहे हैं उसका टाइम चाहिए, जिसको कि हम लोकल टाइम, लोकल मीन टाइम उसको हम बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले से जब भी हम IST फीड करते हैं कंप्यूटर में, या वो अपने आप उसको लोकल मीन टाइम में कन्वर्ट कर देता है डिपेंडिंग ऑन द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो ये टाइम का कंसेप्ट हुआ। और दूसरा जो टाइम की बात है कि हमारा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डे शुरू होता है वो सनराइज से है। सनराइज इज ऑलवेज द रेफरेंस पॉइंट, कभी भी मिडनाइट से नहीं होता। जो इंग्लिश डे मिडनाइट टू मिडनाइट है, बट जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का डे है दैट इज फ्रॉम सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज। तो सनराइज इज ऑलवेज रेफरेंस पॉइंट फॉर द डे, नॉट द मिड डे, नॉट द मिडनाइट। एक्चुअली मिडनाइट नहीं होता, सनराइज का टाइम होता है। और जैसे कि दिन होता है, लेट मी, वन डे जो है उसको डे प्लस नाइट है। डे प्लस नाइट, और हिंदी में इसको आहा कहते हैं, आहा या ओहो डे को, और नाइट को कहते हैं रात्रि, रात्रि कहते हैं। तो इन्होंने व्हाट दे डिड एक्चुअली कि ये बीच का पोर्शन ले लिया, होरा, HORA, HORA। So they say that we divide the day that is from sunrise to next sunrise into 24 hora. Hora कहते हैं उसको, that is just an hour actually. और कहते हैं कि the word hour is also derived from this only. hora से ही hour derive हुआ। But इसमें जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में hora शब्द का इस्तेमाल करेंगे, and hora is equivalent to 1 hour, and the day that is from sunrise to the next sunrise, it is divided into 24 horas actually. And now we come to the date, and which is the most important part of this. And day में जब हम date की बात करते हैं, तो we will see what type of calendars that we use in Hindu system or the Vedic astrology. और Vedic astrology में उससे पहले हम कैलेंडर पर जाएं कि हमने पढ़ा था कि ये हमारा इक्वेटर है, this one, which divide the earth into 2 halves. और ये ecliptic है, this one, ecliptic, this one, sun's path we see from the earth actually. और यहाँ पर 2 पॉइंट पर इक्वेटर एंड ecliptic ये जो कट कर रहे हैं, these 2 points are known as equinoxes. आपने सुना होगा equinoxes, that is, this is the vernal equinox and this is the autumnal equinox, जिस समय दिन और रात बराबर होते हैं पृथ्वी के ऊपर जो है। And vernal equinox is 21st of March. Autumnal equinox is 21st of September. और फिर हम इधर जाते हैं तो ये जो पॉइंट है ये वाला, this is known as summer solstice, where the day is the longest. इसको हम 21st of June कहते हैं। और जब इधर जाते हैं तो this point where the day is the shortest, इसको हम winter solstice कहते हैं, और ये 21st of December के आसपास होता है। तो ये 21st of March, ये 21st of June, summer solstice, then autumnal equinox is 21st of September, and winter solstice is 21st of December. और जब हमने बात की थी शुरू में कि हम जोडियक को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 27 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, बट आपने किसी ने ये नहीं पूछा कि फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट एक्चुअली,
what is the 0 degree of the zodiac? कहीं ना कहीं से तो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए. हमने तो कह दिया कि 0 to 30 degree is the Aries, but what is 0 degree of the zodiac? That question nobody asked actually. And last point of the nahin, this point, vernal equinox, this one, this is the 0 degree of the zodiac. This is the starting point of the zodiac. जब हम start करते हैं division, so this point is the 0 to 30 degree means 0 point is here actually. This is the 90 degree of the zodiac. This point, summer solstice. This is 180 degree of the zodiac, and winter solstice is 270 degree of the zodiac. So basically, this is the starting point of zodiac. The starting point of the zodiac, or you can say 0 degree of the zodiac. Now, problem is, Earth has 3 motions. One is moving on its own axis, one is revolving around the sun, and third is ki its axis is tilted from the vertical. So because of that also we have one more motion. And that's why this point, vernal equinox, is not a fixed point. It is not a fixed point because of the third motion of the Earth. This point is moving backward. This point is moving backward at the rate of 56 seconds per year. This point is moving backward at the rate of 56 seconds per year because of third motion of the Earth. Because of third motion of the Earth. And the difference between Hindu astrology or Vedic astrology and the Western astrology is that in Hindu astrology, we don't consider the movement of this point. We say that this is a fixed point. While all our calculation, we consider that zodiac is fixed. Zodiac is not moving. This point is fixed actually. But Western astrologer, they take the actual position. They say it's not fixed actually. This is moving backward at the rate of 56 seconds per year. 56 seconds per year. So they take this movement also into account. And this phenomenon of moving backward of the equinoxes at the rate of 56 seconds per year is known as precession of equinoxes, or we call it Ayanansh in Hindi. This is precession of equinoxes, or in Hindi we call it Ayanansh. We call it Ayanansh. और आज की डेट में this Ayanansh is about 23 degree. Ayanansh is about 23 degree. और इसीलिए आप देखते हैं कि जब अपना आप मैगजीन में या न्यूज़पेपर में प्रेडिक्शन देखते हैं, तो in some places they write Aries from 15th April to 15th of May. देखा ना आपने कि कहीं जो प्रेडिक्शंस में Aries के आगे लिखा होता है कि from 15th April to 15th of May. But in some magazines and the paper, they write Aries 23rd March to 23rd April. So that's why there is a difference of these 23 days. There is a difference of these 23 days because one is following the Vedic system and another is following the Western system. That difference is just because of that, not because of anything else. तो लोग confuse करते हैं कि कोई तो कह रहा है कि एरीज 15 अप्रैल से 15 मई है और कोई कह रहा है कि एरीज जो है वो 23 मार्च से 23 अप्रैल है. द डिफरेंस इज कि एक व्यक्ति जो है, एक एस्ट्रोलॉजर अपना वैदिक सिस्टम को फॉलो कर रहा है और एक एस्ट्रोलॉजर जो है वेस्टर्न सिस्टम को फॉलो कर रहा है. तो वैदिक सिस्टम में it is fixed actually. So Aries, sun will enter Aries always on 15th of April. Whereas in the Western system, it keeps on changing, always at the rate of 56 seconds per year. So at present, this Ayanansh is about 23 degree. So therefore, sun enters the Aries sign on 23rd of March. So this is the difference between these two systems. And these two different school of thoughts in astrology. Vedic astrology, it considered that zodiac is fixed. And this system is known as Nirayan system actually. The system is Nirayan system. So when you will see any Panchang, any ephemeris, so
in all our Indian ephemeris, you will see when you see the position of planet, it is written Nerian longitude of the planet. It is based on this system, based on the fixed zodiac system. And in the case of Western astrology, if you see their ephemeris, they will write the science system. It's not a fixed system. This is a moving zodiac system. So now there are two schools of thoughts. One who follows fixed zodiac system, we call it Nerian system, and one who follows moving zodiac system, which is known as a science system. Right. Up now we come to the calendars. Basically, in तो सर astrology, इनकी predictions में भी difference आता होगा? नहीं, difference नहीं आएगा, because ultimately we are concerned with the point of zodiac. Point of zodiac तो वही रहेगा, उसको आप इधर से जाएं या उधर से जाएं, वो point तो वही है. तो इसलिए prediction में कोई अंतर नहीं आएगा. उनका सिस्टम अलग अलग है बस. अब हम दो तरह के कैलेंडर इसमें यूज करते हैं वैदिक सिस्टम में. एक होता है सोलर कैलेंडर और एक होता है ल्यूनर कैलेंडर. सोलर कैलेंडर मींस कि दिस इज सिंपली बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ सन इन द जोडियक. सिंपली बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ सन इन द जोडियक. क्या मतलब हुआ कि जैसे ही सन 0 डिग्री ऑफ द जोडियक में एंटर करता है, जैसे ही सन 0 डिग्री जोडियक में एंटर करता है, नए साल की शुरुआत हो जाती है. द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर और द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर की शुरुआत होगी. और 12 साइंस है जोडियक में, साल में 12 मंथ्स ही होते हैं. तो जैसे जैसे सन साइन चेंज करता है, वैसे वैसे नए महीने की शुरुआत हो जाती है. तो मैंने कहा कि जैसे 15 अप्रैल को as per the Vedic system, sun enters the Aries sign. So that is the starting of new year as per the solar calendar. So 15th April ko sun enters Aries, so that is the starting of the first month. Then 15th of May, sun will enter Taurus sign, that is sign number 2, and that will be the start of second month. इसी तरह से 15th of June, sun will enter Gemini sign and third sign, and that will be the start of third month of the year. तो इस तरह से जैसे जैसे सन जिस राशि में जाएगा, उसी हिसाब से नया महीना शुरू हो जाएगा. 12 राशियां हैं और 12 ही महीने हैं. और आप जब भी पंचांग में देखेंगे तो दो तरह के ईयर लिखे होते हैं. इंग्लिश ईयर तो लिखा होता ही है, लेकिन जो हिंदी ईयर होता है उसमें एक विक्रमी ईयर भी लिखा होता है, एक शाका ईयर भी लिखा होता है. पंचांग में देखेंगे तो एक विक्रमी ईयर होता है, एक शाका ईयर होता है. और विक्रमी ईयर जो है, दैट इज बेस्ड ऑन द फिक्स्ड जोडियक सिस्टम. फिक्स्ड जोडियक सिस्टम की साल की जो शुरुआत होगी वो 15 अप्रैल के आसपास होगी. तो उस सिस्टम को जो फिक्स्ड जोडियक सिस्टम फॉलो करते हैं, उनका जो कैलेंडर यूज करते हैं उसको विक्रमी कैलेंडर बोलते हैं. और विक्रमी कैलेंडर में जो करंट ईयर इस समय चल रहा है वो 2078. It means this is 57 years ahead of English calendar. 57 years ahead of English calendar. और जो कैलेंडर मूविंग जोडियक के हिसाब से बनाया गया, जो कि सन करीब 23 मार्च को एंटर करता है एरीज साइन में, उस कैलेंडर को हम शाका कैलेंडर कहते हैं, शक कैलेंडर कहते हैं. और जो शाका ईयर है, दैट इज 1943 नाउडेज, जो अभी चल रहा है करंट एक्चुअली. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 78 इयर्स बिहाइंड है ऑफ द इंग्लिश ईयर. द शाका ईयर इज 78 इयर्स बिहाइंड ऑफ इंग्लिश ईयर. तो ये दो कैलेंडर हैं, दो अलग अलग नाम हैं. विक्रमी ईयर है. हाँ निराकार जी कुछ पूछ रहे हैं आप? सर यहाँ पे ईस्टर्न साइड में बंगाल और उड़ीसा में सर उन्होंने क्या करते हैं कि यहाँ का जो पूरी जगन्नाथ का जो राजा है उनका कुछ उन्होंने यूज किए. मैं समझ नहीं पाया, बट दे यूज लक्ष्मण एरा का साथ पैरेलल है. वो कभी कभी जो लोकल एरियाज में हैं वो अपना एक अलग से कैलेंडर यूज कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोकल कस्टम वगैरह जो होते हैं. बट जो मेन कैलेंडर जो यूज होते हैं, जो मतलब रिकॉग्नाइज्ड हैं या जो विच आर बीइंग यूज्ड एवरीवेयर, तो ये दो ही कैलेंडर हैं, एक विक्रमी और एक शाका ईयर. विक्रमी ईयर और शाका ईयर. और क्योंकि हमारा जो
दो हैं, एक मूविंग जोडियक का सिस्टम है, एक फिक्स जोडियक का सिस्टम है। तो फिक्स जोडियक सिस्टम वाले कैलेंडर को हम विक्रमी कैलेंडर बोलते हैं, और जो मूविंग जोडियक वाला कैलेंडर है उसको हम शाका कैलेंडर बोलते हैं। सर तो ये दो, हाँ सर, विक्रम कैलेंडर एंड शाका कैलेंडर इट इज ज्यादा प्रचलित है इंडिया में ही ना, हाँ, और कंट्रीज में तो दोनों में ना, ये बेसिकली इंडियन ही है, क्योंकि ये तो वैदिक जी। एस्ट्रोलॉजी तो इंडिया में ही चलेगी, वहां तो अपना इंग्लिश कैलेंडर यूज करेंगे। हम्म। तो हम जो अपना सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें हम ये दो तरह के कैलेंडर हैं। एक सोलर कैलेंडर है जिसको मैंने कहा कि विच इज एंटायरली सिंपली बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ सन अलोन इन द जोडियक, कि जैसे ही सन जोडियक में 0 डिग्री पर एंटर करता है तो उस समय नए साल की शुरुआत हो जाती है। और वैदिक सिस्टम में जो सन है वो 15 अप्रैल को 0 डिग्री ऑफ द जोडियक एंटर करता है, तो इसलिए सोलर ईयर हमेशा जो है वो 15 अप्रैल के आसपास शुरू होता है, और उसी को हम विक्रमी कैलेंडर बोलते हैं। बट क्योंकि शाका कैलेंडर में मूविंग जोडियक सिस्टम यूज करते हैं, और आजकल जो अयनांश है वो करीब 23 डिग्री है, तो वो जो शाका कैलेंडर की जो शुरुआत होती है दैट इज अराउंड 23rd of March, नॉट 15th of April। यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब जैसा मैंने कहा कि जैसे ही सन मेष राशि में एंटर करता है या 0 डिग्री ऑफ द जोडियक में एंटर करता है, नए महीने की, नए साल की शुरुआत हो जाती है। और हमारे वैदिक सिस्टम में जो साल का पहला महीना होता है उसको हम वैशाख कहते हैं। जब सन जो है मेष राशि में रहता है उस महीने को हम वैशाख कहते हैं। देन सन व्हेन एंटर्स इन द टॉरस साइन, तो जो सेकंड मंथ है उसको हम ज्येष्ठ कहते हैं। थर्ड मंथ व्हेन सन एंटर्स इन द जेमिनी साइन, तो उसको हम आषाढ़ कहते हैं। फिर जैसे ही सन कैंसर साइन में एंटर करता है उसको हम श्रावण कहते हैं, और जैसे ही सन लियो साइन में एंटर करता है उसको हम भाद्रपद कह रहे हैं, जो आजकल चल रहा है। आपने देखा 23 सितंबर को अभी जो हमारा महीना चल रहा है वो भाद्रपद चल रहा है, 23 अगस्त को शुरू हुआ है और 20 सितंबर तक रहेगा। तो ये भाद्रपद का महीना। सन एंटर्स वर्गो साइन, अश्विन हो गया। सन एंटर्स लिब्रा साइन, कार्तिक का महीना हो गया। सन एंटर्स स्कॉर्पियो साइन, तो इसको हम मार्गशीर्ष या मगहर कहते हैं, महीने का नाम है। उसके बाद जब सन सेक्रेटेरियस साइन में एंटर करता है उसको हम पौष का महीना कहते हैं। सन जब कैप्रिकॉर्न साइन में एंटर करता है 14-15 जनवरी को, उसको हम माघ का महीना कहते हैं। और जो सन एक्वेरियस साइन में एंटर करता है उसको हम फागुन कहते हैं, और जो सन पाइसेस साइन में एंटर करता है उसको हम चैत्र कहते हैं। तो ये विक्रमी हाँ जी, अब तक तो हमने सुना था कि पहले महीने को चैत का महीना कहते हैं। हाँ अभी मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। तो ये हमारे विक्रमी कैलेंडर के हिसाब से महीने हैं, विक्रमी कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन शाका कैलेंडर क्योंकि 23 मार्च को शुरू होता है, तो शाका कैलेंडर में जो पहला महीना होता है साल का वो चैत्र का होता है। शाका कैलेंडर में पहला महीना जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, चैत्र का। 23 मार्च को चैत्र का महीना, फिर 23 अप्रैल को वैशाख का महीना, फिर ज्येष्ठ का महीना, इस तरह से। तो दिस इज द डिफरेंस इन दिस टू कैलेंडर। विक्रमी कैलेंडर में पहला महीना वैशाख का होता है, और शाका कैलेंडर में पहला महीना चैत्र का होता है, चैत्र का। अब ये महीनों के नाम देख रहे हैं आप, महीनों के नाम से क्या लग रहा है आपको, किसके ऊपर बेस्ड है ये? ज़ोडिएक साइन पर। ज़ोडिएक साइन कहाँ है? सर नक्षत्र, सूर्य बदलता है, नक्षत्र। नक्षत्र के नाम। हाँ, दे आर ऑल बेस्ड ऑन द नेम ऑफ नक्षत्रास। सारे जो जैसे वैशाख है, विशाखा नक्षत्र हो गया, ज्येष्ठा नक्षत्र हो गया, पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ हो गया, श्रावण हो गया, पूर्व भाद्रपद हो गया, उत्तर भाद्रपद हो गया, अश्विन हो गया, कृतिका हो गया। तो ये सब नक्षत्रों के नाम के ऊपर बेस्ड है। अब आप कहेंगे कि नक्षत्र तो 27 होते हैं, तो why they have selected 12, why they have left 15 actually? तो जब हम पढ़ेंगे इसको अभी, जब ल्यूनर कैलेंडर, then you will see it is such a scientific calendar कि उनका रेलेवेंस है कि इस महीने का नाम हमने इसी नक्षत्र के ऊपर क्यों रखा गया है, उसका भी हम रेलेवेंस देखेंगे कि
इट्स रियली वंडरफुल कैलेंडर, सो ब्यूटीफुल, सो साइंटिफिक कैलेंडर एक्चुअली, कि बहुत अच्छा लगता है उसको। किसने बनाया होगा, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम एक्चुअली। और ये सब नक्षत्रों के ऊपर बेस्ड है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे ही सन नई राशि में एंटर करता है, उस मोमेंट को हम सेलिब्रेट करते हैं। सन को हमने गॉड कहा, या बिकॉज अवर लाइफ इज ओनली बिकॉज ऑफ सन एक्चुअली। तो सन जब नई राशि में एंटर करता है, जैसे हम नए जब घर में प्रवेश करते हैं, हाउस वार्मिंग करते हैं, तो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वैसे ही जब सन नई राशि में एंटर करता है तो उसको हम संक्रांति कहते हैं। संक्रांति मतलब संक्रमण, मूवमेंट ऑफ सन फ्रॉम वन साइन टू अनदर साइन एक्चुअली। तो हर महीने एक संक्रांति होगी। जैसे ही सन एंटर करता है उस टाइम जो है वो संक्रांति का दिन कहते हैं, संक्रांति का टाइम बोलते हैं। और जैसे मैंने कहा कि सन एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, हमारी सोल है, तो हम सेलिब्रेट किस फॉर्म में करते हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। हम उसको जो है पूजा पाठ या जो भी अपना स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की फॉर्म में उसको करते हैं। अपने गुरु के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं, उस तरह से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो साल में कितनी संक्रांति हो गई? 12। हर महीने में एक संक्रांति आएगी। मेष संक्रांति, वृष संक्रांति, मिथुन संक्रांति, कर्क संक्रांति, इस तरह से आएंगी। लेकिन हम लोग तो एक ही संक्रांति को जानते हैं, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को, और किसी संक्रांति का नहीं पता किसी को भी। या हम किसी लेमन से पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा आपको कि 12 संक्रांति होती है। वो तो कहेगा कि मकर संक्रांति को ही जानते हैं। मकर संक्रांति हम पूरे इंडिया में या विदेशों में भी मनाते हैं उसको जो है। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मकर संक्रांति को ही हमने इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी, बाकी संक्रांतियों को क्यों नहीं दी। उसके 2 रीजन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। वन वाज साइंटिफिक, वन वाज एस्ट्रोलॉजिकल। साइंटिफिक रीजन ये था कि मकर संक्रांति के टाइम सन और अर्थ का डिस्टेंस सबसे कम होता है, एंड वी गेट मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम द सन ऑन द अर्थ एक्चुअली। And it has been scientifically proved that the energy that we get in the month of January, when sun and moon, they are very near to each other, it is 6 or 7% more than what we get in the month of July, when the distance between sun and the earth is the maximum actually. और आप देखते भी हैं कि जब सन की एनर्जी हमें ज्यादा मिलती है तो हेल्दी सीजन होता है हमारा नवंबर से लेकर मार्च तक। और जब सन की एनर्जी पृथ्वी के ऊपर सबसे कम पड़ती है जुलाई के महीने में, उस टाइम सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं, सारे बैक्टीरिया, वायरस सारे उसी टाइम डेवलप होते हैं अर्थ के ऊपर जो। तो ये सन की एनर्जी ज्यादा मिलने का फायदा है। और हमारा जो सन गॉड है, इट हैज कम टू नियरेस्ट, तो नेचुरली वी इट इज कॉज ऑफ सेलिब्रेशन फॉर दैट एक्चुअली। तो एक तो उस रीजन से मनाते हैं। सेकेंडली, ये भी हम लोगों ने कहा था कि जो साल है, 12 महीने हैं, इसको ज्योतिष में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। उत्तरायण का पीरियड कहते हैं कि जब सन मकर राशि में एंटर करता है तो उत्तरायण की शुरुआत होती है, और जब तक नेक्स्ट जो 6 महीने हैं, जब तक वो मिथुन राशि में रहता है, तब तक उत्तरायण का पीरियड चलता है। और जैसे ही सन कर्क राशि में या कैंसर साइन में एंटर करता है, कैंसर साइन से लेकर और सेजिटेरियस साइन तक जो 6 महीने का टाइम है, उसको हम दक्षिणायन कहते हैं। और ये माना गया है कि जो देवलोक में दिन की शुरुआत मकर संक्रांति से होती है, और वहां पर 6 महीने का एक दिन होता है और 6 महीने की एक रात होती है। तो ये देवताओं में, देवलोक में दिन की शुरुआत है, तो इसको एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं कि ये शुभ समय की शुरुआत है, उत्तरायण का पीरियड। तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये शुभ समय की शुरुआत हो जाती है। और जैसा हम लोगों ने देखा भी था महाभारत में कि जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और उनको अपने प्राण त्याग करने का उनको एक वरदान था, अपनी इच्छा के अनुसार प्राण त्याग नहीं किया उन्होंने, कष्ट को सहा और कहा कि मैं वेट कर रहा हूं उत्तरायण की शुरुआत होने की। और जब उत्तरायण की शुरुआत हुई तब उन्होंने अपने प्राण त्याग किया। ये इतना महत्व इसका माना गया उत्तरायण का। इवन जो कुंभकर्ण की बात हम करते हैं रामायण में, कहते हैं 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, और बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं। बट आप देखिए कि उत्तरायण का पीरियड जब शुभ पीरियड होता था तब जागता था वो, और जब दक्षिणायन का पीरियड अशुभ पीरियड होता तब सोता था।
तो ही वाज द ग्रेटेस्ट मैनेजमेंट गुरु एक्चुअली ऑफ दैट टाइम, कि जो भी अपने जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात करते हैं, तो यूजिंग दैट मेथड एक्चुअली। तो ये मकर संक्रांति की इम्पोर्टेंस की वजह से हम उसी को सेलिब्रेट करते हैं, बाकी संक्रांतियों को उतना सेलिब्रेट नहीं करते हैं, और इसीलिए मकर संक्रांति के बारे में हर व्यक्ति जानता भी है और उसको सेलिब्रेट भी करता है। बट फैक्ट यही है कि जो लोग जानते हैं या आप जान गए हैं, तो साल में 12 संक्रांति होती हैं और हम 12 ही संक्रांतियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। उस दिन पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि सन का हाउस वार्मिंग या हाउस को चेंज करना, हम उसको एक सेलिब्रेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। तो ये सोलर कैलेंडर हो गया। अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कैलेंडर है और जिसको आपको थ्रू आउट लाइफ यूज करना है एज एन एस्ट्रोलॉजर, वो होता है ल्यूनर कैलेंडर। ल्यूनर कैलेंडर, सोलर कैलेंडर तो हमने देख लिया कि इट इज वेरी सिंपल, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ सन अलोन इन द जोडियक। जैसे जैसे सन का मूवमेंट हुआ वैसे वैसे कैलेंडर हो गया। लेकिन ल्यूनर कैलेंडर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कैलेंडर। Lunar calendar is based on the relative movement of sun and moon, these two planets. Lunar calendar is not based on the movement of sun, moon actually. Lunar calendar is based on the relative movement of these two planets, sun and moon. Sun और moon दोनों planet का आपस में जो movement होता है, उस movement के ऊपर जो based calendar है, उसको हम lunar calendar कहते हैं। अब सन मून का आपस में मूवमेंट, आपस में मूवमेंट मीन्स कि जब सन और मून एक पर्टिकुलर पोजीशन में है, सन और मून जोडियक में एक पर्टिकुलर पोजीशन में है, और जब वापस उसी पोजीशन में आएंगे, जब वापस उसी पोजीशन में आएंगे, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ वन ल्यूनर मंथ। क्योंकि ये जो सन और मून के रिलेटिव मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो हम ये मान कर चलते हैं कि जब सन और मून की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है जोडियक में, तो वहां से शुरुआत करके और जब वही पोजीशन दोबारा से सन और मून की होती है जोडियक में, तो एक पूरा कंप्लीट लूनर मंथ का वो ड्यूरेशन होता है। अब कैसे होगा? मान लीजिए कि सन एंड मून दे आर टुगेदर, यहाँ एक पॉइंट पर लेट अस से कि सन एंड मून दे आर टुगेदर, ठीक है। दोनों ने मूव करना शुरू किया, दोनों ने मूव करना शुरू किया। सन की स्पीड क्या है, जो हम लोगों ने पढ़ी थी कि सन किस स्पीड से मूव करता है जोडियक में? 1 डिग्री पर डे। 1 डिग्री पर डे। और मून किस स्पीड से मूव करता है? 27 डिग्री। Sorry. Moon moves at the rate of 13 to 15 degree per day. 13 to 15 degree per day. और हमने ये भी कहा था कि मून जो है एक राशि को मूव करने में 2.25 दिन का टाइम लगाता है, और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो मून जो है एक नक्षत्र को क्रॉस करने में 1 दिन का समय लगेगा, ठीक है। तो सन और मून दोनों इकट्ठे हैं यहाँ पर, दोनों ने मूव करना शुरू किया। तो मून जो है कितने दिन के बाद यहाँ पर वापस आएगा? 27 डेज के बाद। कितना? 30 डेज, सॉरी 29 डेज। 27 डेज। 27 डेज। 27 नक्षत्र हैं हमारे, और हमने कहा कि हाँ, मून जो है एक नक्षत्र 1 दिन में क्रॉस करता है। तो इसका मतलब 27 दिन के बाद मून विल अगेन बी बैक टू द सेम पोजीशन जहां से शुरू किया। एंड दिस इज नॉट एग्जैक्टली 27, दिस इज एग्जैक्टली 27.32 डेज। 27 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, एंड इट इज 27.32 डेज, ठीक है। अब बाय द टाइम मून हैज कम हियर, सन को क्या हुआ?
27 डिग्री चला, सन भी तो मूव कर रहा है, सन वो भी तो तो मूव 27 कर रहा है, डिग्री चला। तो सन 27 डिग्री आगे चला गया। जी हाँ, बाय द टाइम इट केम बैक मून, सन जो है 27 डेज में यहाँ पहुंच गया, 27 डिग्री आगे पहुंच गया। ठीक है, जी तो अब मून को फिर सन को पकड़ना है टू बी इन द सेम पोजीशन, जब भी तो दोबारा से उसी वही पोजीशन बनेगी। पहले हमने शुरुआत की थी कि जब सन और मून इकट्ठे थे, और मैंने कहा कि अब दोबारा से इकट्ठे होंगे तो एक ल्यूनर मंथ का ड्यूरेशन होगा। तो यहाँ पर सन मून ने इकट्ठा शुरू किया, 27 दिन के बाद मून वापस आ गया, और 27 दिन में जो सन है वो आगे चला गया 27 दिन। तो फिर सन को पकड़ने के लिए मून विल हैव टू मूव फर्दर फॉर अबाउट 2 days। तो 2 दिन के बाद करीब करीब मून फिर सन को पकड़ लेता है, या दे आर इन द सेम पोजीशन, दे आर टुगेदर, दे आर टुगेदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ल्यूनर मंथ का जो ड्यूरेशन हुआ कितना हुआ, 29 days। 29 days अप्रोक्सीमेटली, 29 days। वेरी गुड। तो जब एक पोजीशन से स्टार्ट किया था इन्होंने, और जब दोबारा से वापस उसी पोजीशन में आए, सन मून का रिलेटिव मूवमेंट है, ये अलग अलग नहीं है, रिलेटिव मूवमेंट, कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में थे और जब दोबारा से उसी पोजीशन में वापस आए, दैट इज 1 ल्यूनर मंथ। तो ये करीब आपने देखा कि 29 डेज के आसपास का टाइम लगता है, और 29 नहीं है, दिस इज 29.5306 डेज, 29.5306 डेज, या मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हैं 29.5 दिन, 29.5 डेज, 29.5 डेज। तो जो ल्यूनर मंथ होता है उसका ड्यूरेशन हमेशा 29.5 डेज होता है, 29.5 दिन का होता है, ना वो 30 दिन का होता है ना 31 दिन का होता है, ये हमेशा 29.5 दिन का है, विच इज द कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। क्योंकि हमारा सोलर ईयर जो है, क्योंकि सन कभी 30 दिन लेता है एक राशि क्रॉस करने में, कभी 31 डेज लेता है, तो आवर कैलेंडर, सोलर कैलेंडर, इट एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद द इंग्लिश कैलेंडर। तो सोलर कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर में कोई डिफरेंस नहीं है, सोलर कैलेंडर भी 365 डेज का होता है, लूनर और जो इंग्लिश कैलेंडर होता है वो भी 365 डेज का होता है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि जो ल्यूनर मंथ है वो 29.5 दिन का होता है, ना 30 का होता है ना 31 का होता है, इट इज ऑलवेज 29.5 days only, yeah, exactly 29.5306 days actually. तो यहाँ देखिए कि ड्यूरेशन ऑफ द ल्यूनर मंथ इज 29.5306 days। अब जो आप देखते हैं ल्यूनर मंथ की शुरुआत कब होती है, अभी आपने देखा कि प्रतिपदा पे, पूर्णिमा के बाद, फुल मून, it starts on the day of Purnima, and one Purnima to another Purnima, that is the duration of one lunar month। अभी आपने देखा कि श्रावण की पूर्णिमा थी तो भाद्रपद शुरू हो गया उसी टाइम जो है। तो जो ल्यूनर मंथ की शुरुआत होती है हमारे सिस्टम में वो पूर्णिमा के दिन होती है, और जब दूसरी पूर्णिमा आती है तब तक वो ल्यूनर मंथ का ड्यूरेशन होता है, वो ल्यूनर मंथ का ड्यूरेशन होता है। जैसे आप देख रहे हैं 1 पूर्णिमा से लेकर दूसरी पूर्णिमा तक, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ ल्यूनर मंथ। पूर्णिमा का अर्थ क्या है, पूर्णिमा का मीनिंग है कि सन एंड मून दे आर अपोजिट टू ईच अदर, सन एंड मून दे आर अपोजिट टू ईच अदर, 180 डिग्री का डिफरेंस होता है सन और मून के बीच में, तब उस टाइम को हम पूर्णिमा कहते हैं। और यू कैन से व्हेन सन एंड मून दे आर अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ एक्चुअली, तो उस टाइम को हम पूर्णिमा कहते हैं जब सन और मून के बीच का डिस्टेंस 180 डिग्री होता है। और जब मून आपको बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, जब उसको हम अमावस्या कहते हैं,
अमावस्या के दिन कहते हैं जब आप बहुत छोटा मून देखते हैं, उस टाइम सन और मून दे आर टुगेदर। सन और मून का जो डिस्टेंस होता है वो 0 डिग्री होता है। सन और मून का डिस्टेंस 0 डिग्री होता है। तो पूर्णिमा के दिन सन और मून का जो डिस्टेंस है वो 180 डिग्री है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। और अमावस्या के दिन जो है वो सन और मून दे आर टुगेदर, दे आर एट 0 डिग्री विद ईच अदर एक्चुअली। तो ये हमारा फुल मून और न्यू मून है, या पूर्णिमा या अमावस्या है। अब जो मंथ की शुरुआत हुई पूर्णिमा के दिन हुई और दूसरी पूर्णिमा, तो क्या होता है इस दौरान चंद्रमा का साइज छोटा होना शुरू होता है और धीरे 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 चंद्रमा एकदम से बहुत छोटा हो जाता है। जब इनका डिस्टेंस 180 डिग्री था, यहाँ आकर 0 डिग्री हो गया। फिर डिस्टेंस बढ़ना शुरू होता है दोनों के बीच में, और धीरे धीरे फिर हम डिस्टेंस जब 180 डिग्री हो जाता है तो वो पूर्णिमा का दिन हो जाता है। तो ये जो पीरियड है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पूर्णिमा से अमावस्या तक और दूसरा अमावस्या से पूर्णिमा तक। या हम कहेंगे फुल मून टू न्यू मून एंड दिस इज न्यू मून टू फुल मून। तो इसको हम कहते हैं पक्ष। 2 पक्षों में हमने एक लूनर मंथ को डिवाइड कर लिया, या हम कहेंगे कि हमने लूनर मंथ को 2 फोर्टनाइट में डिवाइड कर दिया। एक पहला पूर्णिमा से अमावस्या और दूसरा अमावस्या से पूर्णिमा। और पूर्णिमा से अमावस्या मून का साइज छोटा होता जा रहा है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा साइज था और धीरे धीरे एकदम छोटा हो गया। तो मून इज गेटिंग डार्कर, मून इज गेटिंग डार्कर। तो इसीलिए इसको कृष्ण पक्ष का, कृष्ण का मतलब डार्क, कि मून इज गेटिंग डार्कर। और यहाँ क्या हो रहा है कि मून का साइज सबसे छोटा था, धीरे धीरे साइज बढ़ रहा है। तो मून इज गेटिंग ब्राइटर, मून इज गेटिंग व्हाइटर। और शुक्ल का मतलब व्हाइट होता है, ब्राइट होता है, तो इसीलिए इसको हमने शुक्ल पक्ष कहा। तो ल्यूनर मंथ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पक्ष में डिवाइड किया, 2 फोर्टनाइट में डिवाइड किया। पहली फोर्टनाइट मंथ की होती है कृष्ण पक्ष और दूसरी फोर्टनाइट होती है शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो महीने की जो शुरुआत होती है वो कृष्ण पक्ष से होती है। जब पंचांग में आप देखेंगे तो पहला पार्ट कृष्ण पक्ष मिलेगा और दूसरा पार्ट जो है वो शुक्ल पक्ष मिलेगा। और ये आपके हमेशा काम आएगा, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, सारी हम डिस्कस करेंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। और जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आए कभी भी, तो यू कैन जस्ट स्टॉप मी एंड आस्क मी एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसका हमें डे टू डे बेसिस पर यूज करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि 2 पक्ष हो गए, पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। अब एक पक्ष में तिथियां होती हैं, आप जानते हैं, डेट्स होती हैं। तो एक पक्ष में कितनी डेट होती हैं? 15। इसमें भी 15 होती हैं, इसमें भी 15 होती हैं। तो महीने को जैसे हम डेट्स में डिवाइड कर लेते हैं 30-31 में, ऐसे ही हमने इसको 30 डेट्स में डिवाइड किया। 15 कृष्ण पक्ष की डेट्स और 15 शुक्ल पक्ष की डेट्स। 15 कृष्ण पक्ष की डेट्स और 15 शुक्ल पक्ष की डेट, जो हम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया वगैरह बोलते हैं। तो वो एक तरह से डेट्स हैं हमारे महीने की, लूनर मंथ की। अब क्वेश्चन ये है कि इस पक्ष को हमने 15 पार्ट में डिवाइड किया और इस पक्ष को भी 15 तिथियों में, डेट्स में डिवाइड किया। अब डिवाइड कैसे करें? What can be the method of dividing this into 15 parts and this into 15 parts? तो कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं इसको? एक नक्षत्र जितना चलेगा उस हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। नक्षत्र तो कैसे चलेगा? नक्षत्र का तो 27 नक्षत्र होते हैं। अच्छा, नहीं, हमने इसको 15 पार्ट में डिवाइड करना है, इसको 15 पार्ट में डिवाइड करना है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। हाँ, कैसे डिवाइड करें? हमें कैसे पता लगा प्रथमा खत्म हो गई या द्वितीया खत्म हो गई या तृतीया खत्म हो गई या चतुर्थी खत्म हो गई?
कभी आपने पंचांग देखा है? 4 पाद हो गए ना नक्षत्र के, पंचांग अगर नक्षत्र के हिसाब से। किसी ने देखा है Sir, पंचांग? At the time of sunrise, the placement of moon, I think, ऐसा कुछ है सर? यस सर। ये जो कैलेंडर है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि रिलेटिव मूवमेंट ऑफ सन एंड मून, रिलेटिव मूवमेंट ऑफ Sun and moon. सन एंड मून, सन और मून का आपस में मूवमेंट, उसी के ऊपर बेस्ड है सारा का सारा कैलेंडर। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सन मून का डिस्टेंस 180 डिग्री है और यहाँ पर 0 डिग्री है, तो रिलेटिव मूवमेंट कितना हुआ यहाँ पर सन मून का? 90 सॉरी 180 180 डिग्री, 180 डिग्री सिंपल। ऐसे यहाँ पर 0 था, यहाँ 180 हो गया, तो यहाँ भी जो सन और मून का जो रिलेटिव मूवमेंट हुआ वो कितना हो गया? 180 डिग्री। Okay, thank you. तो अब हम क्या करते हैं कि इस 180 को ही हम 15 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 12 180 डिग्री को, आएगा। हाँ जी 12 डिग्री आएगा। 12 डिग्री, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे सन और मून का आपस का मूवमेंट 12 डिग्री से वेरी करेगा, जैसे जैसे सन और मून के बीच में 12 डिग्री का डिफरेंस आएगा, वैसे वैसे एक तिथि समाप्त हो जाएगी। Change हो गया। जैसे जैसे सन और मून के बीच में 12-12 डिग्री का अंतर आता रहेगा, वैसे वैसे एक तिथि समाप्त होती रहेगी। दैट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ वन डेट, वन तिथि एक्चुअली। जैसे यहाँ पर सन और मून का डिस्टेंस 180 डिग्री है, तो जैसे ही ये 168 होगा, 12 डिग्री का डिफरेंस हो गया, एक तिथि खत्म हो गई। जैसे ये 156 होगा, दूसरी तिथि खत्म हो जाएगी। जैसे ये 144 होगा, तीसरी तिथि खत्म हो जाएगी। जैसे 132 होगा, चौथी तिथि खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे जैसे सन और मून के बीच की दूरी 12 डिग्री से चेंज होगी, वैसे वैसे हमारी एक डेट या एक तिथि का ड्यूरेशन होगा, एक तिथि का ड्यूरेशन होगा, राइट। तो ये जो डिवीजन है ये किसी और के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये उसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है जिसके के ऊपर ये कैलेंडर बना है कि सन और मून का आपस का रिलेटिव मूवमेंट। और हमने 180 को 15 से डिवाइड किया तो 12 आया। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे सन और मून के बीच की दूरी 12 डिग्री से चेंज होगी, वैसे वैसे हमारी एक डेट या एक तिथि खत्म हो जाएगी। और यहाँ इस तरह से 15 हम तिथि इसमें हो जाती है, 15 तिथि जो है इसमें हो जाती है। अब क्वेश्चन है इसकी, ये 12 डिग्री का डिफरेंस कब होगा? ये जो 12 डिग्री का डिफरेंस है, सर थोड़ा सा 12 डिग्री से कम ज्यादा नहीं, होना चाहिए क्योंकि you're दोनों not- मूविंग है। एक अगर you're not- स्टैग्नेंट होता, यू आर नॉट ऑडिबल एक्चुअली, तो थोड़ा सा आपको सर एक्चुअली 12 डिग्री एग्जैक्टली नहीं होगा क्योंकि सन एंड मून बोथ आर मूविंग। हाँ, तो जैसे ही उनके बीच में 12, जैसे यहाँ पर 180 डिग्री है सन मून का डिस्टेंस, यस सर। जैसे ही एग्जैक्टली सन मून का डिस्टेंस 168 होगा, दोनों मूव कर रहे हैं, दैट इज ओके। बट एक पॉइंट आएगा जब डिस्टेंस 168 होगा जोडियक में, एग्जैक्टली 168 होगा। आपने कैसे कहा कि एग्जैक्टली क्यों नहीं होगा? जोडियक में हम सन मून की पोजीशन देखेंगे तो एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा कि जब दोनों के बीच की जो दूरी है एग्जैक्टली 168 डिग्री है। यस सर। तो सर दैट विल, हाँ सर हमने सोचा कि दोनों मूविंग है तो नहीं, actually- दोनों मूविंग तो है, बट एक पॉइंट पर जाके तो एग्जैक्ट डिग्री होगी ना कुछ दोनों की बीच की। यस सर। हाँ, तो इट इज 168। तो पहले एक तिथि खत्म हो गई, फिर कुछ टाइम के बाद डिस्टेंस 156 आएगा, दूसरी तिथि खत्म हो गई। कुछ टाइम के बाद 144 होगा, तीसरी तिथि खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे जैसे सन और मून के बीच का डिस्टेंस 12 डिग्री से वेरी करेगा, वैसे वैसे एक तिथि का ड्यूरेशन होता है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये 12 डिग्री का अंतर कब होगा? सनराइज टू सनराइज।
अब सनराइज से पूछ के तो चलेगा नहीं सन मून की सनराइज नक्षत्र के बदलेगा, नक्षत्र बदलेगा। इट कैन बी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अच्छा, ये प्रॉब्लम है इसके साथ कि जब भी आप पंचांग देखेंगे तो आप कहेंगे आज तिथि जो है दिन में 11 बजे शुरू हो रही है, एक Yes. तिथि कभी रात में 12 बजे शुरू हो रही है, एक तिथि से कभी सुबह 8 बजे शुरू हो रही है, क्योंकि इट Yes, डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ सन मून, क्योंकि वो अलग अलग होता है, कभी कम है, कभी ज्यादा है, कभी पास में है, कभी दूर है, सन और अर्थ का डिस्टेंस होगा। तो सर ये जो 12 डिग्री का वेरिएशन होगा, देयर इज नो फिक्स टाइम फॉर दैट, इट कैन बी एट एनी मोमेंट इन 24 आवर्स। और इसीलिए आप पंचांग जब देखते हैं, आप एक पंचांग खरीद लीजिए, कोई भी आपका लोकल पंचांग होगा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हर पंचांग में 5 चीजें होती हैं, इसलिए हम उसको पंचांग कहते हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 एलिमेंट हैं जिससे पंचांग बनता है। तो हर पंचांग में ये 5 एलिमेंट की पोजीशन लिखी होती है। तो हम तिथि की बात करते हैं, तो तिथि में आप देखेंगे कि आज ये तिथि है और ये तिथि इस टाइम शुरू हो रही है, दिन में 11:12 पर शुरू हो रही है, शाम को 6:40 पर शुरू हो रही है, रात को 11:42 पर शुरू हो रही है। अब एक बेचारा, एक लेमैन, एक ऑर्डिनरी आदमी, वो क्या करेगा? ही इज नॉट कंसर्न विद ऑल दिस कॉम्प्लेक्सिटीज। क्या करेगा? कोई भी अगर जिसको नहीं पता या जिसको पता भी है, तो पंचांग लेके तो हर आदमी घूमेगा नहीं कि कौन सी तिथि मैं देखूं कि किस टाइम शुरू हो रही है। इज नॉट कंसर्न, लेमैन तो कंसर्न नहीं है इन सब चीजों से, वो तो कैलेंडर देखेगा कि कैलेंडर में आज कौन सी तिथि है, यही तो देखेगा वो, क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि ये क्या सिस्टम है आपका, आपने क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज डाल रखी है इसके अंदर जो है। तो सर जो लेमन होते हैं कभी कभी पूछते पुष्कर तो नहीं है, और सर कभी कभी उन्होंने ऐसे ही पूछेंगे कि अभी कुछ मैंने बंद तो नहीं है कि अभी कोई कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है, फार्मर तो हाँ। संक्रांति है, ऐसे पूछते हैं। हाँ, तो नहीं, मैं अभी बेसिक चीज पर आ रहा हूँ कि हमें कहा कि जैसे जैसे सन और मून के बीच की दूरी 12 डिग्री से चेंज करेगी, वैसे वैसे एक तिथि का ड्यूरेशन हो जाता है, एक तिथि समाप्त हो जाती है। तो ये तिथि का जो शुरू होने का या समाप्त होने का समय कोई फिक्स समय नहीं है कि सनराइज के टाइम शुरू होगी या मिडनाइट के टाइम शुरू होगी, हमने वहां से रेफरेंस पॉइंट बना लिया। तो ये दिन और रात में किसी भी टाइम हो सकता है। दिन और रात में तिथि की या 12 डिग्री का जो डिफरेंस है वो किसी भी टाइम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट। तो एक लेमैन क्या करेगा? या हर आदमी पंचांग लेके तो घूमेगा नहीं कि आज कौन सी तिथि है, मैं देख लूं किस टाइम शुरू हो रही है, 11:42 पर हो रही है, शाम को 5:43 पर हो रही है, तो बहुत मुश्किल हो गया है काम। सर इसी वजह से त्योहार भी 2-2 बनने लगे हैं। तो इसीलिए एक नियम बनाया गया। नेचुरली पंचांग में तो हमें तिथि दिखानी पड़ेगी कि आज कौन सी तिथि है, कैलेंडर में तो दिखाना ही पड़ेगा ना कि आज कौन सी तिथि है। हम तो लिख नहीं सकते कि हर दिन की आज इतने बजे से इतने बजे तक ये तिथि है, आज इतने बजे से इतने बजे तक ये तिथि है, वो तो आदमी कंफ्यूज हो जाएंगे सब। तो एक नियम बनाया गया कि जो भी तिथि सनराइज की टाइम होती है, सनराइज हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो जो भी तिथि सनराइज के टाइम एग्जिस्ट करती है, जो भी तिथि सनराइज के टाइम एग्जिस्ट करती है, उसको उस दिन की तिथि दिखाया जाएगा पंचांग में, उसको उस दिन की तिथि जो है वो दिखाया जाएगा। तो पंचांग में तो तिथि लिख देते हैं कि आज ये तिथि है, आज ये तिथि है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज पूरे दिन वही तिथि है। हो सकता है कि सनराइज के 1 मिनट बाद ही तिथि चेंज हो जाए, सनराइज के 1 मिनट बाद ही तिथि चेंज हो जाए, तो पूरे दिन नहीं रही, या वो तो तिथि आई नहीं उस दिन ब्रदर एक्चुअली में। बट पंचांग में तो वही दिखाया गया
कि आज जो है वो तिथि है जो सनराइज के टाइम एग्जिस्ट कर रही थी, भले वो 2 मिनट बाद चेंज हो रही हो, 1 घंटे बाद चेंज हो रही हो, 5 घंटे बाद चेंज हो रही हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो नियम बना दिया गया कि जो भी तिथि सनराइज के टाइम एग्जिस्ट करेगी उस तिथि को उस दिन की तिथि माना जाएगा, या उस तिथि को हम कैलेंडर में दिखाएंगे कि आज जो है ये तिथि है। ये कैलेंडर में तो दिखाना ही है हमें जो है। अब बिकॉज ऑफ दिस नाउ देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जैसे अभी कहा दीपक जी ने कि हर त्योहार 2 दिन मनाया जाता है। आप किसी भी त्योहार को देख लीजिए, किसी भी त्योहार, हमेशा एक कंट्रोवर्सी रहती है कि आज मनाए या कल मनाए, और पेपर में आता है कि इसने ये कहा आज मनाओ, इसने कहा कल मनाओ। ये हमेशा एक पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है। हिंदू फेस्टिवल जितने भी हमारे होते हैं कि त्योहार हर बार जो है 2 दिन मनाए जाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि मान लीजिए कि आपको दीपावली मनानी है। हमें पता है कि दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। हमें यही पता है कि दीपावली का पूजन हम शाम के टाइम करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि आज के दिन कैलेंडर में, पंचांग में अमावस्या लिखी हुई है, कार्तिक महीने की अमावस्या। अब जो एक लेमैन है वो तो कैलेंडर से जाएगा, उसे क्या मतलब ये सब आप क्या कर रहे हो उसके अंदर, ये वो तो कहेगा कैलेंडर मैंने देख लिया, आज तो अमावस्या है, मैं तो आज मनाऊंगा दीपावली, बिकॉज ही इज नॉट कंसर्न विद एनीथिंग एल्स। उसने तो पंचांग देखा और करेगा भी, कोई भी आदमी होगा अपना कैलेंडर देख के तो करेगा। तो कैलेंडर देखा उसने कि आज अमावस्या लिखी हुई है और उसने कहा कि दीपावली तो आज है, लेकिन फैक्ट ये था कि वो अमावस्या दिन में खत्म हो गई। मान लीजिए 12 बजे खत्म हो गई, अमावस्या जो है 12 बजे खत्म हो गई। तो इसलिए जो पूजा का समय आया उस टाइम तो अमावस्या थी नहीं, उस टाइम तो अमावस्या थी नहीं। तो क्या करेंगे हम कि जो लोग ज्योतिष जानते हैं, जिनको ज्ञान है इस बात का, वो कहेंगे कि अमावस्या तो पिछले दिन थी शाम को, आज तो नहीं, आज तो खत्म हो गई। बट पिछले दिन जब हमें पूजा करनी थी, पूजा का जो समय था उस टाइम अमावस्या तो कल थी, तो हमें 1 दिन पहले मनाना चाहिए, 1 दिन पहले मनाना चाहिए। तो जिन लोगों को ज्ञान है, जो जानते हैं, जो पंचांग देखते हैं, वो दीपावली 1 दिन पहले मना लेंगे। लेकिन जो लेमैन है वो कहेगा नहीं, ये तो आप बेवकूफी कर रहे हो, कैलेंडर में तो आज लिखा हुआ है, तो वो अगले दिन मनाएगा। और ऐसा ही हर त्योहार में होता है कि तिथि का जो शुरू और जो समाप्ति काल है वो फिक्स नहीं होते। तो हमें ये देखना है कि जो हम फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं, जो हम अपनी रस्म करने जा रहे हैं, जो भी हमें उस टाइम पूजा पाठ करना होता है, उस टाइम वो तिथि है या नहीं है, उस टाइम वो तिथि है या नहीं है। और इसीलिए हमेशा जितने भी जो हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं उसमें एक ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम वो कोई भी जो फेस्टिवल है उसको आज मनाएं या कल मनाएं। और कोई रीजन नहीं है, बट नाउ आपको मालूम है, आप पंचांग देख सकते हो कि कौन सी तिथि कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है। तो उसके हिसाब से जो हम फेस्टिवल मनाते हैं उस टाइम वो तिथि है या नहीं है, उसके हिसाब से आप कोई भी फेस्टिवल मना सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है इस कैलेंडर में कि ये कंफ्यूजन की वजह से, और हमने कहा जो इसका डिवीजन किया वो डिग्री के हिसाब से किया, डिग्री के हिसाब से डिवीजन करने से, क्योंकि उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। इंग्लिश में तो कह दिया हमने 12 बजे से 12 बजे तक है रात को, बट यहाँ तो कोई फिक्स टाइम है नहीं। तिथि जो है कभी भी रात में, दिन में, किसी भी टाइम शुरू हो सकती है। तो ये प्रिंसिपल बना दिया गया था कि जो भी सनराइज के टाइम तिथि है, क्योंकि हमारा जो हमेशा जो रेफरेंस पॉइंट है वो सनराइज टाइम होता है, कि जो भी तिथि सनराइज के टाइम प्रिवेल करेगी वो उस दिन की तिथि मानी जाएगी। और लेमन का ठीक है, उससे तो मतलब नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, आपका कैलेंडर क्या है, वो तो कैलेंडर देखता है अपना कि आज ये तिथि दिखाई हुई है, मैं तो आई विल गो बाय दैट ओनली। अब आपने ये भी देखा होगा कि
जब पंचांग है या लोग जनरली आपको सुनते मिलते होंगे, आज तिथि वृद्धि हो गई, आज तिथि 6 हो गई, ये 2 दिन एक ही तिथि दिखाई दे रहे हैं। या कभी कभी होता है एक तिथि दिखाते ही नहीं है, आई नहीं, लोग समझते हैं पता नहीं कहाँ गायब हो गए। लोग तो ये समझेंगे कि गायब कैसी तिथि गायब हो सकती है, जब हमने कहा कि जो 12 डिग्री का डिफरेंस है वो तो रहेगा, कहीं किसी ना किसी टाइम तो आएगा ही ना, गायब तो नहीं हो सकता, 6 तो नहीं हो सकती तिथि जो है, और ना ही तिथि वृद्धि हो सकती है, उसका भी ड्यूरेशन है। 2 दिन तो एक तिथि नहीं हो सकती कभी भी पॉसिबल। तो ये क्या कंसेप्ट है इसमें क्या आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि कैसे तिथि वृद्धि होती है, कैसे तिथि क्षय होती है, वो भी उसी के ऊपर बेस्ड है कि हमने जो कहा कि सनराइज के टाइम जो तिथि होगी वो हम उस दिन की तिथि मानेंगे, उस दिन की तिथि मानेंगे। अब मान लीजिए कि ये सनराइज है और ये दूसरा सनराइज है, ये हमारा डे है पूरा। सनराइज से सनसेट को दिन बोलते हैं और सनसेट से सनराइज को रात बोलते हैं, और जो हमारा डे है हिंदू डे, दैट इज फ्रॉम सनराइज टू अनदर सनराइज, यही है। अब मान लीजिए कोई तिथि चल रही थी, सप्तमी तिथि चल रही है, मान लीजिए सप्तमी तिथि चल रही है और वो तिथि जस्ट सनराइज के बाद एंड होती है, सनराइज के जस्ट बाद एंड होती है। तो इस दिन हम कौन सी तिथि दिखाएंगे? सप्तमी। सप्तमी दिखाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अब अष्टमी शुरू हो गई जस्ट सनराइज के बाद, और अष्टमी तिथि का बाई चांस जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा छोटा है और वो नेक्स्ट सनराइज से जस्ट पहले खत्म हो जाती है, नेक्स्ट सनराइज से जस्ट पहले 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट पहले खत्म हो जाती है। तो 9 तिथि शुरू हो गई, नवी तिथि शुरू हो गई। तो इस दिन आप क्या कौन सी तिथि दिखाएंगे? 9th दिखाएंगे। 9 दिखाएंगे। तो कहेंगे अष्टमी कहाँ चली गई? क्षय हो हाँ, गया। तो पहले दिन तो आपने सप्तमी दिखाई यस और सर, यस दूसरे दिन नवी दिखाई, तो लोग कहते हैं तिथि 6 हो गई, क्षय हो जैसे गया। बहुत बड़ा कुछ हो गया काम। और बहुत सही। कई पंडित उसका फायदा उठाते हैं कि नहीं ये शुभ नहीं है, ये अशुभ है, ये है, तिथि 6 हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को जो है। बट तिथि कहीं नहीं गई, तिथि का पूरा ड्यूरेशन आया, यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा दिन आपको मिला अष्टमी के दिन काम करने के लिए, तिथि कहीं गायब नहीं हो गई। और लोगों को एक लेमन तो समझता है कि तिथि गायब कैसे हो सकती है, वही समझते हैं कि तिथि आई नहीं वो, बट तिथि आई पूरी की पूरी जो है, अष्टमी का पूरा आपको 23-24 घंटे मिले भी जो है। तो ये तिथि 6 का कंसेप्ट है कि तिथि कहीं जाती नहीं है या खत्म नहीं होती, तिथि आती है बट जस्ट बाय चांस कि दोनों सनराइज के टाइम वो अष्टमी तिथि जो है एक सनराइज से जस्ट बाद में शुरू हुई और दूसरे सनराइज से जस्ट पहले खत्म हो गई, तो इसलिए अष्टमी तिथि पंचांग में नहीं दिखाई गई। तो सीधा हमने जो है सप्तमी से नवमी दिखा दिया और इसको हमने कहा तिथि 6। अब दूसरा तिथि वृद्धि का कंसेप्ट है। तिथि वृद्धि में क्या हुआ कि ये जो सप्तमी तिथि चल रही थी ये जस्ट सनराइज से पहले खत्म हो गई, जस्ट सनराइज से पहले खत्म हो गई और अष्टमी तिथि शुरू हो गई। तो इस दिन हम क्या दिखाएंगे? अष्टमी। अष्टमी। एंड somehow this duration of this तिथि is slightly longer, थोड़ा सा बड़ा है इस दिन। तो ये इट कंटिन्यूज टिल द नेक्स्ट सनराइज और नेक्स्ट सनराइज के जस्ट बाद खत्म हो जाती है, नेक्स्ट सनराइज के जस्ट बाद जो है वो खत्म हो जाती है। तो इस दिन आप क्या दिखाएंगे? अष्टमी। अष्टमी। और इस दिन भी अष्टमी दिखाई आपने, यस यस। तो आप कहेंगे दोनों दिन अष्टमी आ गई, दोनों दिन अष्टमी आ गई। अष्टमी आ गई। तो इस कंसेप्ट को, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं तिथि वृद्धि, कि 2 दिन जो है हमने एक ही तिथि दिखाई तो तिथि वृद्धि का कंसेप्ट आ गया, और जब एक तिथि हमने गायब कर दी बीच में तो वो तिथि 6 का कंसेप्ट हो गया। तो ये कोई अच्छा बुरा शुभ अशुभ नहीं है, इसमें कुछ भी जो है, ये सिर्फ हमारा जो पंचांग का प्रिंसिपल है उसकी वजह से ये होता है।
और इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जो हमें जब मालूम है, ज्ञान है, तो हर तिथि आएगी, कोई तिथि ना वृद्धि होगी ना कोई तिथि गायब होगी। तो जो भी हमें काम करना है, जिस तिथि को हमें पूरा समय मिलता है, हम उस टाइम उस काम को कर सकते हैं। तो ये तिथि वृद्धि और तिथि क्षय, और हम लोग बहुत सारी चीजें अभी और डिस्कस करेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज और हैं इस कैलेंडर में, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत साइंटिफिक है, बहुत अच्छा भी है एक्चुअली। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको और आगे डिस्कस करेंगे कि और क्या इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं इस ल्यूनर कैलेंडर में। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको डे टू डे बेसिस पर इसको डील करना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी क्लियरली, क्योंकि लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में। तो हर चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी पंचांग आप ले लीजिए, इंटरनेट से डाउनलोड करिए या है सर, जो मेरे भी। पास तो है। हाँ जी, मेरे पास तो है। हाँ, तो उसको देखना शुरू करिए, रखने से काम नहीं चलेगा जो नहीं है। नहीं, देख तो भी मेरे हूँ। पास भी है। हाँ हाँ, तो उसको एक हैबिट बनाइए पंचांग देखने की। दैट इज अ बेसिक टूल ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, कि आप रोज सुबह देखिए आज कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा प्लैनेट किस पोजीशन में है, किस राशि में है। दैट इज योर बेसिक ड्यूटी, क्योंकि लोग पूछते रहेंगे आपसे सवाल, तो आपको मालूम होना चाहिए। नहीं, ये भी उसमें होता है, कौन सा प्लेनेट किस उसमें है। हाँ, वो भी पंचांग में लिखा होगा कि कौन सा लिखा। प्लैनेट आज किस राशि में है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, किस साइन में है, जोडियक की कितने डिग्री पर है, वो भी हर प्लैनेट के बारे में लिखा होता है उसमें। एनी क्वेश्चन नाउ, व्हाट वी हैव डन सो फार? ये जो तिथि सर का जो आपने बताया जी। कि वृद्धि और क्षय है, इसमें जो मून और सन का जो मूवमेंट है वो 12 डिग्री फिक्स है, हाँ बिल्कुल। लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है बिकॉज दिन छोटे बड़े होते हैं उनके मूवमेंट ऑफ अंदर। द सन, सन मून का मूवमेंट एक सा नहीं होता। दिस इज, दे आर नॉट मूविंग एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ मोशन, इलिप्टिकल पाथ है। तो कभी मूवमेंट स्लो होता है, कभी फास्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस एक्चुअली। अगर ये सर्कुलर पाथ होता प्लैनेट्स का, फिर तो सेम टाइम लगता है एक्चुअली। बट ये इलिप्टिकल पाथ है, जो हमारे बिकॉज ऑफ एक्सेंट्रिसिटी जो हम करेक्शन अप्लाई करते हैं फॉर्मूले में, वो अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये टाइम फिक्स नहीं होता। ओके सर हम्म सर यहाँ पे जो कैलेंडर चलता है, जो कहते हैं पंचांग है रोज की रोज, तो यहाँ पे एक पंडित है जो उनका नाम है पठानी सामंत और सामंत चंद्रशेखर, तो जी उन्होंने अर्थ को फिक्स लेके कैलकुलेट किया और वो यही चलता है। और जैसे जी आज के दिन में उन्होंने दिखाया, मैंने हर किसी का घर में होता है, तो मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन लैंग्वेज अलग होगा सर। उसमें लिखा हुआ सूर्य बुध पहली घर में, ऐसे बड़ा सा बड़ा, काफी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो हर दिन उसका एक हॉरोस्कोप जैसे बनाते हैं, उसमें दिखाते हैं प्लैनेटरी मूवमेंट्स होता है अलग अलग घर में। तो सर यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा सर, उसका हम्म। थोड़ी सी काफी सारी डाटा जो समझ में नहीं आता। नहीं, बता दीजिए मुझे, आई विल टेल यू। जी सर। सर एक टाइम के ऊपर मेरा क्वेश्चन था। जी और जब हम टाइम सर उसमें फीड करते हैं, अगर हम कंप्यूटर से हॉरोस्कोप बनाते हैं, तो उसमें हम टाइम डालते हैं और साथ में हम प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं। प्लेस ऑफ बिल्कुल। बर्थ में सर, हाँ जी, प्लेस ऑफ बर्थ में सर जैसे सपोज किसी सिटी का एरिया बहुत बड़ा है और किसी का छोटा है, अब ये तो नहीं हम उसमें कॉलोनी का नाम नहीं डालते, तो क्या उससे भी कुछ डिग्री का फर्क आ जाता है? देखिए फर्क Suppose, आएगा। और जब भी हम मान लो दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली इतना बड़ा है, तो आप देखेंगे कि हर जगह का भी लॉन्गिट्यूड अवेलेबल है नाउ, यस यस, एक पर्टिकुलर एरिया का भी। तो अगर छोटा सिटी है तो फर्क नहीं पड़ता, गाजियाबाद है मान लो कोई भी है, बट जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, तो वी कैन बी एरिया स्पेसिफिक आल्सो टू बी वेरी करेक्ट ऑन द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। वो अवेलेबल है आजकल। बट सर वो सॉफ्टवेयर में तो नहीं देता डालने से, वो मैंने नोट किया कई जगह कि वो फर्क आ रहा है उसमें। नहीं, कुछ में नहीं होता, बट कुछ में है, जो आजकल जो सॉफ्टवेयर हो रहे हैं। नहीं तो आप अपना देखकर उसको चेंज कर सकते हैं। वो तो सॉफ्टवेयर में प्रोविजन है कि आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अच्छा, वो पहले अलग से निकाल करके फिर वहां पर हाँ, आप फीड देख कर। लीजिए कि जो जिस एरिया में बर्थ हुआ है उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। और दिल्ली में तो बहुत जगह का अलग अलग एरिया का भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मालूम हाँ है। नहीं, ये सर देखा मैंने, मतलब जैसे इवन
40 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर आ रहा है हाँ। तो वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज हो रहा चेंज है। हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी जी। बिल्कुल। और सर जो फॉरेन कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपने दिखाया था हमें कि वेस्टर्न स्टाइल में जो हॉरोस्कोप होती है उसमें इस तरह से देखा जाता है कि उसमें हमें जो मिलते हैं तो वो हमें साइन मिलते हैं, साइन और प्लेनेट वैसे लिखे हुए नहीं मिलेंगे और Correct. उनके सिंबल मिलेंगे। बिल्कुल फाइन। और उसकी कैलकुलेशन का तरीका सेम हमारा यही रहेगा, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। और ओनली जो थिंग हम इज कि वो मूविंग जोडियाक के साइन लॉन्गिट्यूड यूज करते हैं, हम लोग नेरियन लॉन्गिट्यूड यूज करते हैं। पार्डन मी सर। जैसे बताया ना मैंने कि दो सिस्टम है हमारे, एक हाँ फिक्स्ड जोडियक को कंसिडर करते हैं, एक मूविंग जोडियक को हाँ कंसिडर करते हैं। हाँ तो हाँ, हम लोग फिक्स्ड जोडियक को कंसिडर करते हैं, वो लोग मूविंग राइट। जोडियक को। और जो फिक्स्ड जोडियक के ऊपर जो लॉन्गिट्यूड होते हैं प्लैनेट के, उनको हम नेरियन लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जो मूविंग जोडियक के ऊपर बेस्ड होते हैं लॉन्गिट्यूड, दे आर नोन एज साइन लॉन्गिट्यूड। ओके। और दोनों So में फिर वही 23 डिग्री का डिफरेंस होगा, 23 डिग्री का, क्योंकि आजकल जो अयनांश है दैट इज अबाउट 23 डिग्री। so if I am casting any horoscope and it is related to foreign country, तो हाँ, उसमें तो सर आप हमने जब अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, हाँ जी तो आप उसको अभी छोड़ दीजिए फॉर द टाइम बिंग। जो भी ओके। उनका डेट, प्लेस और टाइम है उसको अपने सिस्टम में कन्वर्ट करके फिर आप करिए प्रेडिक्शन। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ ना, बस उसको हम अपने सिस्टम पे डालेंगे और बिल्कुल, जो वो दिखाएगा कैलकुलेशन उसके उसके बेसिस उसके पर आप प्रेडिक्शन करिए। जी 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 फाइन। सर नक्षत्र का नाम याद रखने के लिए कोई इजी तरीका है? क्योंकि सर राशि तो इजीली याद रहता है, जैसे रेवती से 27 वो तो याद है, लेकिन कुछ तो बट काफी हाँ नहीं, सारी वो थोड़ा नक्षत्र है। प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जैक्टली इससे रिलेट नहीं है सर। हमारे यहाँ गांव में एक पंडित आता है, वो क्या करेगा, जो रोज का पंजी का मतलब ये जो पंचांग, क्या कहते हैं, हाँ, पंचांग लेके आएगा। फिर हम्म वो आपको बोलेगा कि ऐसे बनाएगा, उसको बोलेगा एक फल का नाम बोलो, एक फूल का नाम बोलो। आप पूछोगे मैं कौन सा डेट में मेरा नौकरी आएगा, और फिर ऐसे बोलेगा एक जगह पर रख दो। फिर उससे वो कुछ सोच के बोलता है, वो अपना एक कुछ प्रश्न कुंडली बनाता है, और वो होता भी 70% तक, तो वो क्या कहेंगे, प्रिडिक्शन ठीक ही है। बिल्कुल। अब बहुत तरह के सिस्टम है प्रिडिक्शन करने के लिए। आपने देखा होगा कि सड़क पर बैठे रहते हैं वो तोते को लेकर, वो पर्ची उठाते हैं या फिर बताते हैं आपको। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं कि अलग अलग तरीके से लोग फॉलो करते हैं, बट यू हैव टू सी विच इज मोर साइंटिफिक एक्चुअली। और 50-60% तो सही होगा ही, कोई भी आप प्रिडिक्शन करेंगे बिना देखे भी कर दीजिए तो 50% तो सही होगा ही होगा। सर मेरे सॉफ्टवेयर में 2 कैलेंडर दिखाता है, एक जॉर्जियन और एक जूलियन। तो उसका कुछ लिंक है हमारे इन 2 कैलेंडर से? नहीं, हमारे से कोई लिंक नहीं है। तो मैं कौन सा लूं फिर जब मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल? जूलियन और जॉर्जियन में कुछ डिफरेंस होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट देयर इज सम डिफरेंस, यू कैन रीड दैट एक्चुअली। नो द क्वेश्चन, सो नेक्स्ट। हाँ सर इससे पहले की क्लास का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, क्यों नहीं। सर जैसे मित्रता फ्रेंडशिप दिखाई अपने प्लैनेट्स में, जैसे हाँ। सन के बारे में लिखा कि उसको मून, मार्स और जुपिटर उसके फ्रेंड्स है, और मरकरी उसके लिए न्यूट्रल है। बिल्कुल ठीक है। और वीनस और सैटर्न उसका एनिमी है। अब सन के ये फ्रेंड है, ना कि मून, मार्स और जुपिटर। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है सर, पता नहीं क्यों मुझे कि कौन किसका फ्रेंड है। नहीं, वो आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई ऐसा इसमें नहीं, याद तो हो गया वो याद तो हो गया। सन के फ्रेंड मून, मार्स एंड जुपिटर हो गए, और एनिमी वीनस और सैटर्न हो गए। यस बस तो ये याद करने हैं। सन का मून का सन मरकरी फ्रेंड हो गए, उसका कोई एनिमी नहीं होता। मार्स का सन मून जुपिटर फ्रेंड हो गए, मरकरी उसका एनिमी हो गया। तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। जुपिटर किसी का एनिमी है ही नहीं।
नहीं, जुपिटर के फ्रेंड है सन मून मार्स। हाँ, लेकिन जुपिटर एनिमी है किसी का एनिमी नहीं है। नहीं, जुपिटर एनिमी नहीं है, बट जुपिटर के एनिमी है मरकरी और वीनस। यस। तो मरकरी वीनस उसके एनिमी हो जाते हैं, जबकि दोनों शुभ प्लैनेट हैं, लेकिन वो बाय नेचर दे आर एनिमीज। ये फ्रेंडशिप में थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे भी। मैं सोचा था सपोज अगर जैसे हमारा होता है, मैं आपका फ्रेंड तो आप मेरे फ्रेंड, वो नहीं है। नहीं, बाय नेचर है, मतलब वो प्लैनेट का जो नेचर है उसके हिसाब से दे आर फ्रेंडली, दे आर एनिमी टू ईच अदर एक्चुअली। तो मून का देखिए मरकरी फ्रेंड है, जबकि माँ और बेटा है, बट मरकरी का मून एनिमी है। मरकरी का मून एनिमी है। यस। बच्चे बड़े होकर माँ के साथ बिहेव करते हैं, वो दिखाता है वो। माँ कभी खराब बिहेव नहीं कर सकती, बच्चा कैसा भी हो। तो नहीं सर यही तो फर्क आ रहा है। अभी आपने कहा यही कंफ्यूजन है सर। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है कोई भी इसमें तो है। नहीं, मरकरी का नहीं सर मरकरी का मून जो है एनिमी है। बिल्कुल है ना, तो मून तो एनिमी हुआ, मरकरी एनिमी कोई हुआ? मरकरी नहीं है। माँ के लिए कोई बच्चा एनिमी नहीं होता, बच्चों के लिए माँ एनिमी हो सकती है। अच्छा, बच्चों के लिए माँ एनिमी हो सकती है। हाँ, माँ के लिए बच्चा एनिमी नहीं होगा। लेकिन सर जो सन और सैटर्न का है, तो बाप बेटे, बाप का भी बेटा दुश्मन है, बेटे का भी बाप दुश्मन है। हाँ, उसकी आप माइथोलॉजी पढ़िए, उसमें उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो एनीवे, देन वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। और हम इसी को पहले करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि इसकी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बहुत सारी अभी और बाकी बची हुई हैं, तो वो डिस्कस करके देन वी प्रोसीड एक्चुअली। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर, नमस्कार।